स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी की खबर के साथ, जहां से किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि टनल में के अंदर फंसे मजदूर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। सीएम धामी समेत डॉक्टर्स, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम सभी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही टनल के बाहर एक ऐसी तस्वीर दिखी थी जिसने लोगों के मन में आशा की किरण जगा दी थी। सुरंग के ठीक बाहर स्थित बाबा भौकनाथ मंदिर के पीछे पानी से कुछ ऐसी आकृति बनी जो भगवान शंकर की प्रतिमा जैसी दिखती है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई थी, जिसमें मजदूर फंसे हैं। जब सुरंग का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर को उसके मूल जगह से हटाकर मंदिर को अंदर कोने में स्थापित किया गया था। हालांकि हादसे के बाद मंदिर को दोबारा पहले वाली जगह पर स्थापित कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे तमाम कर्मचारी लगातार भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे। अगली खबर रुड़की से है, जहां बीजेपी सांसद लगातार हरिद्वार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक लगातार अपने इलाके का दौरा कर रहे हैं। रमेश पोखरियाल ढलेरा पहुंचे और एक बूथ स्तर पर बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से 2024 के चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने टनल में फंसे मजदूरों को लेकर कहा कि जल्द ही हमें सफलता मिलने वाली है, क्योंकि वहां पर लगातार राहत कार्य, बचाव कार्य जारी है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इसमें सफलता मिलेगी। ये जो विधानसभा खानपुर है, इसमें हमारे 2 मंडल आते हैं। इन दोनों मंडलों की संगठनात्मक यहाँ मीटिंग है, जिसमें हमारे जिले के अध्यक्ष भी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी, हमारे प्रदेश के कई प्रमुख पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और सभी मंडलों के पदाधिकारी, यहाँ तक कि शक्ति केंद्र के भी हमारे प्रभारी और संयोजक यहाँ पर एकत्रित हैं। भारतीय जनता पार्टी का अंतिम जो बूथ स्तर तक कैसे करके और मजबूती मिले, जहां कमी है वहां भी ठीक ठाक हो, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, जा सके, वो उसका लाभ उठा सके। तो इसलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल जंगल जमीन को बेचने और उसे निजी हाथों को सौंपने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा ने कटाक्ष किया है और कहा है कि कांग्रेस के नेता उत्तराखंड को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। भुवन कापड़ी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस खनन को लेकर प्रदेश के लाखों लोगों के परिवार का भरण पोषण होता है, अब उसे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि खनन पॉलिसी को इस तरह बनाया गया है कि उत्तराखंड के लोग खुद बाहर हो जाएंगे और बाहर के व्यापारियों को खनन पट्टे आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, इस बार विधानसभा के सत्र से पहले मैंने एक बात कही थी कि लोगों का ये कहना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए उत्तराखंड में कि भैया डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, प्याज महंगा हुआ, टमाटर महंगा हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो सरकारी संस्थान हैं, थाना, ब्लॉक, तहसील, जिला मुख्यालय, वहाँ जो लोग काम कराने जा रहे हैं वो कह रहे हैं वहाँ की कीमतें आसमान छूने लगी है। हर अधिकारी खुले मुंह ये बात कह रहा है भैया कि घूस देनी पड़ेगी तब काम होगा। देखिए, कांग्रेस का चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, जब जब उनको मौका मिलता है
देश को बदनाम करने का काम वो करते हैं। उनके युवराज अपने देश की पॉलिसीज के बारे में विदेशों में जाकर के बखान करते रहते हैं और उनके यहाँ के नेता भी उसी क्रम में जो है अपने प्रदेश को बदनाम करने का काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा जोशीमठ के आपदा के समय पर तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम कांग्रेसी कह रहे थे कि आज टूटता है, कल टूटता है, परसों टूटता है। आज अगली खबर देहरादून से है, जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी विधायक ने गंभीर सवाल उठाए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसको लेकर सत्ताधारी दल के विधायक और देहरादून के पूर्व महापौर विनोद चमोली ने कई सवाल उठाए हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि इस कार्य के लिए बनाए गए डीपीआर को दरकिनार कर अधिकारियों ने इसमें अपनी मनमर्जी की है। भाजपा विधायक के इस बयान पर कांग्रेस ने समर्थन तो किया है, लेकिन उनके ऊपर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि इतने दिनों से जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तो अब तक बीजेपी विधायक चुप क्यों थे। विनोद चमोली ने अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो डीपीआर 2018 में बनाई गई थी और जिसके तहत देहरादून को केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अनुमति दी थी, उस डीपीआर पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि वो भाजपा विधायक को उनके साहस के लिए बधाई देती हैं। अगर वो ये बात प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण में बता देते तो राज्य को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। विनोद चमोली जो सत्तारूढ़ दल के धर्मपुर से विधायक हैं और 2 बार देहरादून के महापौर रह चुके हैं, आज उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है जो बहुत ही हतप्रभ करने वाला है और देहरादून वासियों के तो जैसे मन को पूरी तरह से छलनी करने वाला है। ये पीठ में कुठाराघात किया गया है। उन्होंने कहा 2018 में जो स्मार्ट सिटी की डीपीआर तैयार हुई थी और जिस प्रस्ताव को देखकर केंद्र सरकार ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपनी रजामंदी दी थी, आज जो स्मार्ट सिटी बन रहा है वो बिल्कुल उसके उलट बन रहा है। अधिकारियों ने पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी प्लान को डाइवर्ट कर दिया है और अपने मन मुताबिक काम करा रहे हैं। ऐसे में पहली बात तो ये कि विनोद चमोली ने साहस दिखाया, निडरता के साथ इस बात का खुलासा किया, लेकिन साथ में वो ये भी बोल गए कि शहरी विकास मंत्री उनको चुप कराते रहे इतने वर्षों से, इसलिए उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, ये मैंने बोला। मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट है वो चीज़ें ही बदल गई। जैसे पल्टन बाजार का था, पल्टन बाजार का पूरे पल्टन बाजार जीर्णोद्धार था, उसमें बहुत बढ़िया रोड थी, सेंट्रल रोड थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, तो बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा, मैंने मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए, हमारे साथी हैं, तो मैं चुप भी हो गया बाद में, क्योंकि साथी हैं, अगर मुझे कुछ करने के लिए मना कर रहे हैं तो मुझे मानना पड़ता है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी क्लियर किया कि भाई जो ओरिजिनल डीपीआर है उस डीपीआर को आज के काम से कंपेयर करना चाहिए। विनोद चमोली जो सत्तारूढ़। अगली खबर खटीमा से है, जहां गंगा दशहरे मेले का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी ने विधि विधान के साथ मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती धामी ने मेले में आई एक बुजुर्ग महिला के हाथों से फीता कटवाकर इस मेले का शुभारंभ किया। मेला समिति ने स्मृति चिन्ह देकर श्रीमती गीता धामी को सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती गीता धामी ने समस्त क्षेत्रवासियों को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले इस गंगा दशहरा मेले की शुभकामनाएं दी। इसके बाद श्रीमती धामी ने मेले से हस्तशिल्प निर्मित उत्पादों की खरीदारी भी करी। मीडिया को जानकारी देते हुए श्रीमती धामी ने बताया कि इस मेले का आयोजन काफी पहले से ही होता आ रहा है। यह क्षेत्र सीमांत क्षेत्र है, जिस कारण ये गंगा दशहरा मेला न केवल क्षेत्रीय जनता के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि इसके साथ ही इस मेले में बड़ी संख्या में नेपाल से भी श्रद्धालु गंगा स्नान करने और मेला देखने आते हैं। देखिए, आज गंगा स्नान गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि मेला कई वर्षों से चला आ रहा है और हमारा जो सीमांत क्षेत्र खटीमा है, क्योंकि सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, नेपाल सीमा और यूपी की सीमा जो है यहाँ पर पड़ती है,
और वहाँ से भी कई लोग यहाँ पे इस मेले को देखने के लिए पहुँचते हैं। बहुत ही आकर्षण का केंद्र ये मेला रहता है और बहुत दूर दूर से हमारे जो व्यापारी हैं, चाहे वो स्थानीय व्यापारी हों चाहे बाहर के हों, वो सभी लोग इस मेले में अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अपनी सामग्रियों को बेचते हैं। हमने पानी की व्यवस्था के लिए 3 टैंक मंगा लिए गए हैं और 4 नल चल रहे हैं ऑलरेडी। हमारे पानी की व्यवस्था काफ़ी सही कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही चल रहा है। बाकी व्यवस्था सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज गंगा स्नान गुरु पूर्ति पूर्णिमा बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे हल्द्वानी की खबर के साथ, जहां युवक पर हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में एक युवक पर अचानक अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि अमित के ऊपर हमला करने वालों को जल्द ही पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा। हमलावरों को पकड़ने के लिए टीम्स बना दी गई हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। अमित कश्यप नाम के व्यक्ति की, जो अपने रेडी पे खड़ा होकर सामान बेच रहा था, उस पर एक धारदार हथियार से वार किया गया। मौके पर उनसे परिजन पहुंचे तो उसको एसटीएच हॉस्पिटल ले गए। एसटीएच हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। इसमें पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और उसकी पुरानी रंजिश अगर किसी से कोई है तो उसका रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। और इसमें हमारी टीमों का गठन कर दिया गया। लगातार हमारी सीसीटीवी वाली टीमें और पूछताछ वाली टीमें काम कर रही हैं। अमित कश्यप नाम के व्यक्ति की, जो अपने रेडी पे खड़ा होकर सामान बेच रहा था, उस पर एक धारदार हथियार से वार किया गया। मौके पर उनसे परिजन पहुंचे तो उसको एसटीएच हॉस्पिटल ले गए। अगली खबर पौड़ी से है, जहां खेल महाकुंभ का समापन किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने शिरकत की। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खेल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का अंडर 19 की खेल प्रतियोगिताओं के साथ समापन हो गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही राजेश कंडारी ने कहा कि खेल हमारे जीवन में एकता, भिन्नता, एकाग्रता तथा स्वच्छता के साथ साथ सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है। खेल महाकुंभ बीरोखाल का आज समापन दिवस है और अधिकांश प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी है। इसमें सबसे पहले विद्यालय स्तर पे हुआ, जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालय स्कूलों के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा संपन्न हुए और दूसरे चरण में एक खंड विकास स्तर पर अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में कुल बालक और बालिका दोनों वर्गों में हुए। और जो भी बच्चे यहाँ पे निकलेंगे, इसके बाद इनका जिला स्तरीय महाकुंभ खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, जो जब तिथि इसमें जिला प्रशासन द्वारा निर्गत की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सभी प्रतिभागियों को हम हमारे जो युवा कल्याण अधिकारी हैं इनको सूचित करेंगे। और इस बीच हमारे जो खेल प्रशिक्षक हैं, टीम तैयार करने के लिए उनको जहाँ पे भी हमारे खेल प्रशिक्षक हैं वो, और जहाँ पे ग्राउंड की सुविधा है, उनसे समन्वय स्थापित करके, जिससे कि भविष्य में जो जिला स्तर पे खेल आयोजित होंगे उसमें अच्छा अपना वो प्रतिभा कर सके, अपना वहाँ पे प्रदर्शन बेहतर कर सके। खेल महाकुंभ बीरो। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे नरेंद्र नगर की खबर के साथ, जहां सड़क की खराब हालत की वजह से आम लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि 2020 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिंडोला खाल से कूरी खाल तक सड़क के अपग्रेडेशन के लिए 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि का बजट पास किया था। 16 जनवरी 2021 तक इस काम को पूरा किया जाना था, मगर अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता ने बदहाल सड़क को तुरंत ठीक कराने की मांग की है। मांग न माने जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अब है साहब, कई सालों से बहुत यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा चलता है। कुमारखेड़ा वाली रोड जो है सिलबन वाली, वो बंद हो जाती है। यहाँ पर इतना आना जाना है कि रोड ये अब सभी लोग देख सकते हैं क्या कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं।
बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है यहाँ की। इस रोड की इतनी दयनीय स्थिति है कि ये 2 NHO से कनेक्टिविटी है और ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हिंडोला खाल कुरी खाल से इस पे लगभग 17-18 ग्राम सभाओं का लिंक रोड भी है। और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जब ये रोड बनाई गई थी उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद इस रोड पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो विभाग है उसमें पैसा भी आया, टेंडर भी हुए, लेकिन यहाँ कोई कार्य को गति नहीं मिली और जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त डेंजर जोन है इस पूरे सड़क में। इस मार्ग में जो है जब नैनगर हिंडोला के बीच जब मोटर मार्ग बंद हुआ तो इसी से आवागमन लोगों का हुआ। इसकी जानकारी सभी शासन प्रशासन तथा क्षेत्रवासियों को है। इस वजह 8-10 स्कूल अध्यापक का आना जाना, बच्चों का आना जाना तथा नवोदय विद्यालय इसी में निर्मित है। ऐसी स्थिति में राजकीय इंटर कॉलेज देवलधार की बिल्डिंग जो है 10 सालों से क्षतिग्रस्त है। अब है साहब, कई सालों से बहुत यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा चलता है। कुमारखेड़ा वाली रोड जो है सिलबन वाली वो बंद हो जाती है। यहाँ पर इतना आना जाना है कि रोड ये अब सभी लोग देख सकते हैं क्या कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है यहाँ की। इस रोड की इतनी दयनीय स्थिति है कि ये 2 NHO से कनेक्टिविटी है और ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हिंडोला खाल कुरी खाल से इस पे लगभग 17-18 ग्राम सभाओं का लिंक रोड। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे हरिद्वार की खबर के साथ, जहां डीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया। हरिद्वार विकास भवन परिसर में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, विधायक आदेश चौहान ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संकल्प यात्रा जिले की 313 ग्राम पंचायतों में भ्रमण करेगी। पहले दिन प्रचार वाहन को बहादुराबाद, लक्सर, भगवानपुर ब्लॉक क्षेत्र के लिए रवाना किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का चिन्हित करके मौके पर योजनाओं से उन्हें वंचित कर यात्रा आज से 26 जनवरी तक चलेगी। संकल्प यात्रा के दौरान यहां हर गांव में जाकर डिजिटल वैन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और उन्होंने जो एक विकसित भारत का संकल्प लिया है उसी के निमित्त आज यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ अपने जिला मुख्यालय हरिद्वार से हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय संदीप गोयल जी, हमारे रुड़की जिला अध्यक्ष आदरणीय शुभाराम प्रजापति जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और युवा मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच में आज यहाँ इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। हरिद्वार में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभागमन हो गया है। आज हमने 3 वैन विकास भवन से यहाँ पे रवाना करी हैं। ये 3 वैन बहादुराबाद ब्लॉक, भगवानपुर ब्लॉक और रुड़की ब्लॉक के अलग अलग ग्राम पंचायतों में जाएंगी और वहाँ पे भारत सरकार, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे हरिद्वार की, जहां टनल हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा बयान दिया है। टनल में फंसे मजदूरों को लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार इन मजदूरों को अभी तक सकुशल बाहर निकालने में असफल हुई है। जिस तरह से कार्य करना चाहिए था अभी तक धरातल पर कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही टनल को बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो कंपनी काली सूची में थी उसे आनन फानन में टनल बनाने का काम दे दिया गया। टनल में फंसे मजदूरों को खाने की व्यवस्था भी नहीं मिल सकी। सरकार जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, मगर इस मामले में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार की घोर लापरवाही और सरकार की अकर्मण्यता इससे जाहिर होती है। और निश्चित रूप से जो एक काली सूची में जो कंपनी थी उसको आनन फानन में इतने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी गई, उनको एक काम दे दिया गया। और जबकि एडिट टनल का निर्माण होना चाहिए था, एडिट टनल का निर्माण हुआ, एस्केप टनल का निर्माण नहीं किया गया। आज वो छटपटा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, कैसा वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर रोशनी नहीं है, खाने की व्यवस्था एक हफ्ते तक
हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।